मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू ले लिया था, ठीक है। सो उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आपके एएनएस, पीएनएस, ठीक है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ये सब हमने पढ़ लिया था। ओके, अब चलते हैं हम उसके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम में देखिए, जैसे आपका किडनी है, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? यस, इट इज़ नेफ्रॉन। सो उसी तरह आपके ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो ब्रेन का नर्वस सिस्टम है, ये कैसे वर्क करता है? इसकी भी एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। व्हाट? न्यूरॉन्स। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो न्यूरॉन्स क्या है? इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। एंड देखिए, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, इनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व सेल्स। और इनकी भी नंबर एक नंबर में नहीं है ये, जैसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन थे वैसे ही मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स भी हैं इन योर ब्रेन, इन योर नर्वस सिस्टम। ओके, सो देखिए, न्यूरॉन्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि यहाँ पे सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है। जहाँ भी सेंट्रोसोम अब्सेंट रहेगा वहाँ पे क्या होगा? डिवीज़न नहीं होगा, मतलब आपकी वहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करेगी। सो जहाँ भी सेंट्रोसोम अब्सेंट है वहाँ पे डिवीज़न नहीं होगा, तो न्यूरॉन्स में डिवीज़न नहीं होता है, नर्व सेल में डिवीज़न नहीं होता है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस आपके एक और सेल होता है जिसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी चलती है तो 14 डेज पे एग रिलीज होती है, ठीक है। उसको हम सेकेंडरी oocyte या एग oocyte कहते हैं, सॉरी। सेकेंडरी oocyte जो होती है 14 डेज पे रिलीज होती है, तो उसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वो भी डिवाइड नहीं होती है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई पूछता है कि और कौन सी ऐसी सेल है इन योर बॉडी, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेकेंडरी oocyte जो 14 डेज पे रिलीज़ होती है। अब मैं जब ये पर्टिकुलरली आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रही हूँ तो उस टाइम पे डिटेल में बताऊँगी कि 14 डेज पे जो एक सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होती है वो कैसे रिलीज़ होती है, किस हार्मोन्स के प्रेजेंस में रिलीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ छोड़ते हैं थोड़ा, मैंने बस आपको बता दिया कि अपार्ट फ्रॉम दिस कि कहाँ और सेल डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि जब यहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं होता है, जब सेल्स डिवाइड नहीं कर रही हैं, तो कैंसर कैसे हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे तो ग्रोथ हो रही है आपकी सेल्स की, ओवर ग्रोथ होने लगती है ना सेल्स की कैंसर में, तो बहुत ही ज़्यादा सेल डिवीज़न होने लगता है। ट्यूमर कैसे फॉर्म होगा आपकी बॉडी में? कहीं भी ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर ही है, कोई भी ट्यूमर है, सेल डिवाइड हो रही है आपकी बार बार, लेकिन यहाँ तो डिवीज़न हो ही नहीं रहा है, तो आपको कैंसर सेल कैसे बनता है? देखिए, कैंसर सेल इसकी वजह से नहीं बनते, हमेशा ग्लियल सेल्स की वजह से बनते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको ग्लू भी कहते हैं, इनमें सेल डिवीजन्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको नोटिस पॉइंट को नोट करिएगा, दिमाग में रखिए। अब देखिए, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल, ठीक है। अब देखिए, इसके स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखेंगे तो आपको सारा ये नर्वस सिस्टम समझ में आएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे है। देखिए, ये जो है इनका नाम याद आना चाहिए हमको, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। कोई भी नर्व इम्पल्स आ रहा है, ठीक है, तो उसको रिसीव करने का काम कौन करेंगे? डेंड्राइट्स। फिर कहाँ जाएगा? ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये तो डेंड्राइट्स हो गए, इनको हम कहते हैं डेंड्रॉन। व्हाट? डेंड्रॉन। ये सब रिसीवर हैं किसके? इम्पल्सेस के। मान लीजिए यहाँ पे से इम्पल्स आ रहे हैं आपके, तो उनको रिसीव करने का काम करेंगे। मैं लिख दे रही हूँ इम्पल्स, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये क्या है आपके? ये न्यूक्लियस है, ये पूरी आपकी जो ये डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, दोनों को मिला के यहाँ पे बोलते हैं हम सबको सेल बॉडी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सेल बॉडी, ठीक है। मतलब इनको पूरा कहेंगे हम सेल बॉडी, इस पूरे स्ट्रक्चर। इसको हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे एक्सॉन हाइलॉक। व्हाट? एक्सॉन हाइलॉक। मैंने पहले ही नहीं लिखा ताकि मैं आपको वहाँ पे समझाते भी चलूँगी। ये क्या करेंगे? इम्पल्स को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। और ये जो आपको रेड में स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। ओके, देखिए, अब एक्सॉन पे कहीं कहीं कुछ कवरिंग आपको दिख रही है, ऊपर नीचे कवरिंग दिख रही है, तो इस कवरिंग को हम बोलते हैं, एक शीट का नाम देते हैं, जिसका नाम है माइलिन शीट। क्या? माइलिन शीट। ओके, आई होप
आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक्सॉन माइलिन शीथ हो गई आपकी ये। अब ये देखिए, अब इम्पल्सेस क्या हो रहे हैं, एक्सॉन क्या करेंगे, इनको आगे की तरफ ले जाएंगे, इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं अपना, इम्पल्स यहाँ से जा रहा है। अभी ये बीच बीच में जो स्पेस होता है, इनको भी एक नाम देते हैं, वो नाम क्या है। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही बनता है कि दो माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस होता है जहाँ पे कवरिंग नहीं पाई जाती, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मतलब मोस्टली पूछ ही देता है कि नोड्स ऑफ रेनवियर किसको कहते हैं। दो माइलिन शीथ या दो एक्सॉन के बीच में, माइलिन शीथ चलिए लेकिन चलिए, माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, ठीक है। अब ये एक्सॉन आपके इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं, ये इम्पल्सेस जाएंगे आपके, इसको हम कहेंगे भाई एक्सॉन का एंडिंग पोर्शन है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और इसको हम नॉब बोल देते हैं, एक्सॉन के नॉब्स, KNOW, ठीक है। अब देखिए ये लेके क्या जा रहे हैं, इम्पल्स में कुछ केमिकल रिसीव किया था अनदर नर्व से, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो नॉब है, इनके अंदर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, ठीक है। अब वो एसिटाइल कोलाइन हो सकता है, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हो सकता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर आपका रिलीज होता है, यहाँ पे एक्सॉन नॉब में आपके क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, और रिलीज होते हैं। फिर ये रिलीज होके दूसरे नर्व के पास जाएंगे, वहाँ पे इम्पल्स को रिसीव करेंगे, तो वापस यही प्रोसेस होगी। तो ऐसी आपकी इंफॉर्मेशंस आपकी ब्रेन के पास जाती है। समझ में आया, होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सब आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गया नर्व सेल का पार्ट कि न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन सेल्स क्या है, नर्व सेल्स क्या है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इनकी रहती है, ग्लियल सेल्स की, ठीक है, इन योर नर्वस सिस्टम। तो ग्लियल सेल्स क्या है, देखिए ग्लियल सेल्स जो होती हैं वो केमिकल मैसेंजर और इलेक्ट्रिकल मैसेंजर है, जो भी इलेक्ट्रिकल मैसेज को पास आउट करने का काम करती हैं इफ़िशियंटली, ठीक है। इसीलिए इनको ग्लू भी कहते हैं, मतलब इनका रोल ज़्यादा आता है एज़ कम्पेरिजन टू, ये तो मतलब ये तो यूनिट ही है पूरी, लेकिन इनका रोल भी इम्पॉर्टेंट है इन योर नर्वस सिस्टम, ओके। सो ये 4 टाइप्स की होती हैं, इनको एसेसरी सेल्स भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखिए 4 टाइप्स में आपके पहली हैं माइक्रोग्लियल सेल्स। अब माइक्रोग्लियल सेल्स जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट सेल्स होती हैं, फैगोसिटिक सेल्स हैं। मीन्स आपके बॉडी में कुछ भी गड़बड़ चीज़ आ रही है, मान लीजिए कोई मतलब ब्रेन में, मेनली नर्वस सिस्टम में कुछ अननोन पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो उस टाइम पे उसको मैक्रोफेजेस, नाम सुना है, मैक्रोफेजेस मतलब जो फैगोसिटिक सेल्स की तरह वर्क करती हैं, उनको क्या कहती हैं, किल करने का काम करती हैं। तो दैट्स वाई इनको स्मॉलेस्ट फैगोसिटिक सेल्स भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि माइक्रोग्लियल सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इज रिलेटेड विद नर्व ब्रेन और नर्वस सिस्टम। एंड क्या है, स्मॉलेस्ट फैगोसिटिक सेल्स हैं, ठीक है। ये किसी भी टाइप की इंजरी को रिपेयर करने का काम करेंगे, मान लीजिए किसी अननोन पार्टिकल से कोई इंजरी हो गई है तो उसको भी रिपेयर करने का काम यही करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई ग्लियल सेल्स को ग्लू कहते हैं, ठीक है। कहीं कोई चीज़ फट जाती है तो उसको आप ग्लू से ही तो चिपकाते हो ना, टेप से चिपका देते हो। सो ये वर्किंग कौन करता है आपके नर्वस सिस्टम में, ग्लियल सेल्स करती हैं। सेकेंड है आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। मैं आपको एकदम ईजिली वे में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ईजिली वे में समझ में आ जाए, ठीक है। सो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करती है, इनका मेन रोल है कि जो माइलिन शीथ है ना, इसको प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स, ओके। और ये नर्व कंडक्शन में भी हेल्प करती हैं, क्या करती हैं, नर्व कंडक्शन में भी हेल्प करती हैं। अब इसमें मेन एग्जांपल आ जाता है आपका स्वान सेल्स का, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई पूछे स्वान सेल्स इज अ टाइप ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स कह सकते हो आप, क्योंकि ये भी क्या करती हैं, माइलिन शीथ का प्रोडक्शन करती हैं, ओके। अब ये नर्व कंडक्शन को इंक्रीज करेंगी, ठीक है।
जहाँ माइलिन शीथ होती है वहाँ पे नर्व कंडक्शन का जो इम्पल्स जनरेशन है वो बहुत फास्टली होगा, ठीक है। सो दिस इज द रोल ऑफ ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स क्या है? इट इज, ये स्टार शेप्ड की होती है। कैसी होती है? स्टार शेप्ड की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्टार शेप्ड ग्लियल सेल्स कौन सी हैं? तो एस्ट्रोसाइट सेल्स, ठीक है। और देखें सिनेप्स फॉर्मेशन क्या होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं बताई कि ये जो केमिकल रिलीज हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, इसके आगे भी एक नर्व सेल होगी, तो उनके बीच में जो खाली स्पेस होता है, मतलब दो नर्व सेल के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी अच्छे से आपको, डोंट वरी फॉर इट, ठीक है। तो सिनेप्स फॉर्मेशन में कौन सी सेल पार्टिसिपेट करती है? यस, इट इज़ एस्ट्रोसाइट सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स बोल सकते हो, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर, अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर? अब देखिए ब्लड में कोई टॉक्सिक मटेरियल आ जाए तो उस टाइम पे बैरियर कौन शो करेगा? वो टॉक्सिन को आने नहीं देगा, ब्रेन के पास तक पहुंचने नहीं देगा, वो काम करती है एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। सो दिस इज़ योर लार्जेस्ट ग्लियल सेल्स। हाँ, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इनको हम लार्जेस्ट कहते हैं। स्मॉलेस्ट कौन है? माइक्रोग्लियल, नाम से ही है, माइक्रो मीन्स छोटा, लार्जेस्ट में एस्ट्रोसाइट स्टार शेप की होंगी, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करती हैं, किसी भी टॉक्सिन को ब्रेन तक नहीं पहुंचने देंगी, ठीक है। सो दिस इज द रोल। एंड लास्ट है आपका इपेंडाइमल सेल। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इपेंडाइमल सेल। देखिए जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? जो आपका सेरिब्रम है, ठीक है, सेरिब्रम है, उसमें फ्लूइड्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ये पूरा ब्रेन सॉलिड फॉर्म में जैसा दिखता है, उसमें फ्लूइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अभी मैं आगे पढ़ा रही हूँ उसको कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए जो फ्लूइड है आपके सेरिब्रम में, ठीक है, मोस्टली पार्ट आपका क्या है? सेरिब्रम, 90% पार्ट आपका सेरिब्रम है ब्रेन में, तो उसमें फ्लूइड का प्रोडक्शन का काम कौन करता है? इपेंडाइमल सेल। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्या करती हैं? वेंट्रिकल्स का फॉर्मेशन करती हैं ब्रेन में। अब ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? देखिए वेंट्रिकल्स मीन्स होता है कैविटीज़, ब्रेन में जो कैविटीज़ पाई जाती हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए तो फिर हम इसको वेंट्रिकल्स के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि एक्चुअली होता क्या है वेंट्रिकल्स। वैसे मैं आगे भी बता सकती हूँ, आगे ही बताऊँगी इसको, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ पाऊँगी कि वेंट्रिकल्स। देखिए वेंट्रिकल्स मैंने क्या बताया, ब्रेन में जो कैविटीज़ है, सेरिब्रम में जो कैविटीज़ है, सेरिब्रम में आपकी दो हेमिस्फीयर है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। सो उसमें फ्लूइड्स भरे हुए हैं, और फ्लूइड्स जो हैं किसी कैविटीज़ में ही तो फ्लूइड होगा ना आपके पर्टिकुलरली। तो वो जो कैविटीज़ होती हैं दो टाइप्स के होते हैं, सॉरी, पहला है पैरासील मतलब ऊपर की तरफ जो कैविटी है उनको पैरासील कहते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल यहाँ पे पाया जाता है। फिर आपका बीच में पाया जाएगा आप डायोसील एंड देन मेटासील। भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी फॉर इट, कि वेंट्रिकल्स क्या होते हैं ब्रेन के। अभी आप इतना जान लीजिए कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो ब्रेन की कैविटीज़ हैं, जो कि 4 नंबर होंगे वेंट्रिकल्स। अब इतना नोट डाउन करिए, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। देखिए मैंने क्या बताया, वेंट्रिकल्स कौन फॉर्म करता है? इपेंडाइमल सेल। देखिए वेंट्रिकल्स में थोड़ा सा बता दे रही हूँ ताकि आपको ओवरव्यू थोड़ा मिल जाए, क्योंकि मैं आगे इसको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। देखिए जो ये आपका, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने ब्रेन के बारे में, ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ा है तो, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ आपको। देखिए ये आपको मान लीजिए सेरिब्रम है, ठीक है। सेरिब्रम के बाद आपका आता है डायंसेफ्लॉन, फिर आपका आता है मेटेंसेफ्लॉन। सेरिब्रम, दिस इज योर डायंसेफ्लॉन। अब ये सब मैं आगे पढ़ाऊँगी, डोंट वरी फॉर इट। मैं बस वेंट्रिकल्स को बता दूँ थोड़ा सा ताकि आप कंफ्यूज मत हो। मेटेंसेफ्लॉन, ओके। सो ये आपका जो सेरिब्रम पोर्शन है 90% पार्ट आपका बना रहा है ब्रेन का, तो इसमें दो हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे दो हेमिस्फीयर पाए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट वेंट्रिकल एंड सेकंड वेंट्रिकल पाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं, इन कैविटीज़ को हम कहते हैं पैरासील। क्या कहते हैं? पैरासील। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन आगे पढ़ाऊँगी, ठीक है। फिर यहाँ की कैविटीज़ को हम क्या कहते हैं? डायंसेफ्लॉन की कैविटीज़ को हम कहते हैं डायंसील, इन्हीं के नाम से डायोसील, ओके। मेटेंसेफ्लॉन को मेटासील। सो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वेंट्रिकल हो गया आपका पैरासील में, दो वेंट्रिकल आपके पैरासील में पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड वेंट्रिकल होगा, फिर आपका यहाँ पे सॉरी थर्ड वेंट्रिकल होगा, थर्ड, एंड यहाँ पे हो गया फोर्थ वेंट्रिकल। कितने वेंट्रिकल हैं ब्रेन में? 4 इन नंबर, ओके। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि
पैरासील में 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। अब मैंने क्या बोला, इपेंडाइमल सेल जो होती हैं इपिथेलियल लाइनिंग बनाती हैं, ठीक है, इपिथेलियल लाइनिंग बनाती हैं वेंट्रिकल्स की। तो यहाँ पे ऐसे 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 इपिथेलियल लाइनिंग बनाएंगी, तो इन्हीं को ये कौन बनाएगा, इपेंडाइमल सेल्स बनाएंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या यहाँ पे मैं कह रही हूँ, ठीक है। अब इन्हीं में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन भी ये मतलब इपेंडाइमल सेल ही करती हैं, इपिथेलियल लाइनिंग भी यही बनाती हैं, ठीक है। तो इनका 2 रोल होता है, और भी रोल्स होते हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रोल्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे CNS PNS इन सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। कौन कौन से पार्ट हैं, जैसे ब्रेन के पार्ट है ना पर्टिकुलरली, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।